हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल पर। यहाँ पर हम लोग यूपीपीएससी आरओ के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसी सीरीज़ का ये अगले वीडियो जो कि होने वाला है। और यहाँ पर हम देखने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे पिछले वीडियो में हमने गुप्त काल तक है जो कि कवर कर लिया है, उसी सीरीज़ का ये 9वां वीडियो जहाँ तक होने वाला है, 9वां या 10वां। तो यहाँ पर हम गुप्तोत्तर काल यानी गुप्त काल के बाद जो वंश आए हैं उनके बारे में देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको वल्लभी का मैत्रक वंश ध्यान देना है। जो चीज़ें मैं आपको बताऊँ सिर्फ उतना आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये आरो का। और यहाँ पर देखिए, जो एंशियंट हिस्ट्री से है, जो भी साम्राज्य हैं उनकी क्रोनोलॉजी ज़्यादातर पूछता है। मौर्य वंश हो गए, मौर्योत्तर काल में थोड़े बहुत हो गए जैसे, और गुप्त काल में इनमें थोड़ा सा आपसे कॉन्सेप्ट बेस्ड भी क्वेश्चन बन जाते हैं। बाकी जो भी छोटे छोटे आपके वंश हैं इनसे सामान्यतया उनकी राजधानी या उनके उस वंश का संस्थापक पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वल्लभी का मैत्रक वंश का संस्थापक देखिए कौन था, भट्टारक था। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और इसी तरह मौखरी वंश में देखिए, मौखरी वंश की स्थापना किसने की थी, तो मुखर ने की थी। ये जो है गुप्तों का सामंत था यानी गुप्त काल में, ठीक है। और ये देखिए गया जो आपका बिहार में पड़ता है, यहाँ से अभिलेख से 3 प्रारंभिक शासक के नाम प्राप्त होते हैं, यज्ञवर्मा, शार्दुल वर्मा और अनंत वर्मा। मौखरी वंश के शासक की बात करें तो देखिए ग्रहवर्मा जो है आखिरी मौखरी शासक था। और इसका विवाह देखिए पुष्यभूति वंश के जो राजा थे प्रभाकर वर्धन, इनकी पुत्री तथा हर्षवर्धन की बहन के साथ है, जो कि हुआ था। गौड़ शासक आपने सुना होगा शशांक। और उत्तर गुप्त शासक जो देवगुप्त था, इसके षड्यंत्र की वजह से ये मारा जाता है, ठीक है। परंतु हर्षवर्धन के हस्तक्षेप से राज्य हस्तक्षेप कर देता है, जिसके कारण से राज्य पर अधिकार ये नहीं कर पाता है। कौन, शशांक और देवगुप्त नहीं कर पाते हैं। इसके पश्चात मौखरी जो शासन है इसका विलय जो है वर्धन वंश में है, जो कि कर दिया जाता है, ठीक है। उत्तर गुप्त वंश की बात करें, देखिए इस वंश का संस्थापक कृष्णगुप्त था। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। और इसकी जानकारी अपसर और देववार्णक अभिलेख से है जो कि मिलती है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। और क्या चीज़ है इसमें ध्यान देने वाला, तो देखिए मालवा के जो यशोधर्मन है इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। जो ये 530 एडी के आसपास है, जो कि भारतीय राजनीति में इनका उदय होता है। और इनकी जानकारी यशोधर्मन के ही जो रिष्ठलपुर लेख है, जो कि मंदसौर प्रशस्ति से संबंधित है, यहाँ से इनकी जानकारी है जो कि मिलती है, ठीक है। अब देखिए थानेश्वर का वर्धन राजवंश की बात करें तो कि गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद हरियाणा का जो अंबाला जिला है, यहाँ पर थानेश्वर नामक स्थान पर हर्ष के पूर्वजों ने पुष्यभूति वंश की है जो कि स्थापना की थी। वाणभट्ट के अनुसार इस वंश का संस्थापक कौन था, तो पुष्यभूति था, ठीक है। और आगे बात करें इनकी उपाधि देखिए महाराज थी। संभवतः ये 500 एडी से 580 एडी के आसपास में जो कि थे, ठीक है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। इनका शासनकाल 500 से 580 एडी के आसपास था। इसमें देखिए हर्षचरित जो लिखी गई है, हर्षचरित के अनुसार जो बुक है इसके अनुसार प्रभाकर वर्धन जो है इस वंश का चौथा शासक था। और प्रभाकर वर्धन की अनेक विजयों का उल्लेख जो है बाणभट्ट ने जो कि किया है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना। अब देखिए महत्वपूर्ण राजा है आपका कौन, हर्षवर्धन, ठीक है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। हर्षवर्धन जो है राज्यवर्धन के पश्चात है, जो कि हर्षवर्धन राजा बनता है 606 एडी में। और ये थानेश्वर का शासक है जो कि बनता है। उसने जो है अपने बहनोई ग्रहवर्मन की मृत्यु के पश्चात कन्नौज भी उसके राज्य के अधीन है, जो कि आ जाता है। चीनी यात्री जो ह्वेनसांग था, ये हर्षवर्धन के समय में ही जो कि आता है। और बाणभट्ट की जो रचना है हर्षचरित, ये हर्षवर्धन कृत नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका इसके द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा, हर्षवर्धन के द्वारा। लेकिन कई लोग मानते हैं कि इनके द्वारा नहीं लिखी गई है, तो विवाद रहता है, ठीक है। यहाँ पर बाणभट्ट को भी कई लोग मानते हैं, लेकिन फिर भी हमें जो लिखा है उसे ध्यान देना है। अगर वहाँ पर हर्षवर्धन ऑप्शन में तो आप हर्षवर्धन लगाएंगे, और अगर बाणभट्ट है तो बाणभट्ट लगाएंगे। हर्ष ने सैनिक अभियानों में संभवतः जो सर्वप्रथम गौड़ के राजा शशांक हैं इनके विरुद्ध है, जो कि एक अभियान का नेतृत्व है जो कि किया था, ठीक है। और ह्वेनसांग के अनुसार हर्ष ने अपने देखिए राज्य के आरंभिक जो 6 वर्ष हैं, ये उत्तर भारत के 5 राज्य जो आपके पंजाब हो गया, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा को जीतकर अपनी स्थिति मजबूत करता है, ठीक है। इसके बाद ये हर्ष और चालुक्य राजा जो था पुलकेशिन द्वितीय, इनके मध्य में युद्ध होता है, जिसका उल्लेख इतिहास में बहुत अच्छी तरह से है। और नर्मदा नदी के मध्य है जो कि इनके मध्य युद्ध होता है, और इसमें जो है हर्षवर्धन हार जाता है, ठीक है। और इसके बाद उसकी सेना को काफ़ी इसमें नुकसान होता है और वो निराश होकर वापस लौट जाता है। जो गौड़ शासक था शशांक, इसकी मृत्यु के पश्चात पूर्वी तट पर स्थित जो गंजम राज्य है उसे हर्षवर्धन जीत लेता है। कुछ विद्वानों का कहना है कि नेपाल तथा कश्मीर को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया था।
मगर संभवतः ये दोनों राज्य हर्ष के साम्राज्य से बाहर है जो कि माने जाते हैं। ठीक है, हर्षवर्धन को देखिए शिलादित्य के नाम से भी है जो कि जाना जाता है। परमार भट्टारक मगध नरेश की उपाधि भी है जो इसने ग्रहण की थी, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। और हर्षवर्धन ने 641 ईडी में चीन के सम्राट के दरबार में एक ब्राह्मण दूत है जो कि भेजा था। प्रभाकर वर्धन जो है देखिए ये जो है सूर्य का उपासक था और राज्यवर्धन बौद्ध धर्म को मानता था। हर्षवर्धन ने वंश के जो 3 देवता हैं शिव, सूर्य और बुद्ध को श्रद्धांजलि है जो कि अर्पित की, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। शिव भगवान को मानते थे, सूर्य देवता को और बुद्ध भगवान को। और इन्होंने अंतिम वर्षों में बौद्ध धर्म की महायान शाखा के अनुयायी है जो कि ये बन जाते हैं। और 643 एडी में कन्नौज में एक सभा का आयोजन होता है जो कि 23 दिन तक चलती है और इसमें महायान का एक पक्षीय प्रचार है जो कि किया जाता है, जिसमें 3000 महायान के भिक्षु और हीनयान के बौद्ध भिक्षु भी शामिल होते हैं। 3000 ब्राह्मण और नालंदा विश्वविद्यालय के लगभग 1000 विद्वान हैं जो कि भाग लेते हैं इसमें। और उसी वर्ष है प्रयागराज, जो उस समय प्रयाग नाम से जाना जाता था, वहाँ पर एक मोक्ष परिषद का आयोजन जो कि किया जाता है। और इस अवसर पर लगभग 5 लाख से अधिक व्यक्ति है जो कि उपस्थित होते हैं। और 75 दिन तक इसमें हर्षवर्धन ने ब्राह्मण तथा भिक्षुओं को इतना दान दिया कि ह्वेनसांग के अनुसार इन 75 दिनों में 5 वर्षों का संचित धन है जो कि हर्षवर्धन बहा देता है, यानी दान दे देता है। दान और उदारता के कारण ये जो कि हर्षवर्धन को काफ़ी महान है जो कि माना जाता है। ह्वेनसांग की यात्रा से संबंधित तथ्य की बात करें तो इनकी जो रचना है सी यू की, ये ह्वेनसांग की रचना है। ह्वेनसांग के अनुसार ब्राह्मण सर्वाधिक पवित्र और सम्मानित जाति थी। क्षत्रिय को यह कर्तव्यनिष्ठ मानते थे और मछुआरे, कसाई, जल्लाद, भंगी जैसी जातियाँ जो है नगर के बाहर जो कि निवास करती थी। और वह जो है कन्नौज धर्मसभा का अध्यक्ष था तथा उसने छठे महामोक्ष परिषद में भाग भी है जो कि लिया था। इसमें देखिए हर्षवर्धन के समय में बलि प्रथा का है जो कि प्रचलन था। गाय के मांस पर यहाँ पर प्रतिबंध लगा था उसे खाने पर। यहाँ पर देखिए अंतर्जातीय विवाह, विधवा विवाह और पर्दा प्रथा, इन सब चीज़ों का प्रचलन नहीं था इस समय। सती प्रथा प्रचलित थी। शिक्षा ग्रहण करने की आयु 9 वर्ष से 30 वर्ष के मध्य थी। उसने नालंदा विश्वविद्यालय यानी ह्वेनसांग ने 1.5 वर्ष तक यहाँ रहकर योग शास्त्र का अध्ययन किया। ह्वेनसांग ने बताया कि सड़क और नदी मार्ग लूट मार से पूर्णतः जो कि सुरक्षित थे, यानी सुरक्षा काफ़ी अच्छी थी, पुलिस की व्यवस्था अच्छी थी। ह्वेनसांग जो है ये कांची और चालुक्य राज्य की भी इसने यात्रा की थी और चालुक्य जो राजा था पुलकेशिन द्वितीय की इसने काफ़ी प्रशंसा की थी। इस समय शारीरिक दंड का प्रचलन काफ़ी कम था और सामाजिक बहिष्कार और अर्थदंड इस समय काफ़ी ज़्यादा प्रचलित था। ठीक है, ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं, 2013 में आया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो ग्राम था यह शासन की सबसे छोटी इकाई होती थी और इसका प्रधान ग्रामा छपटकलिक जो कि है कहलाता था। ठीक है, ग्रामा छपटलिक। ठीक है, इसकी सहायता हेतु कर्णिक होते थे और प्रांतीय शासक जो है क्या कहलाते थे, तो लोकपाल है जो कि कहलाते थे। ठीक है, हर्षकालीन देखिए प्रमुख अधिकारी की बात करें तो देखिए महासंधि विग्रह के युद्ध और शांति का मंत्री होता था। महाबलाधिकृत ये सर्वोच्च सेनापति होता था। बात करें पथी की तो सैनिकों के शिविरों का अध्यक्ष होता था ये। यमचट्टी देखिए रात को पहरा देने वाली स्त्रियां कहलाती थी। राज स्थानीय को हम वायसराय जो कि कहा जाता था। ऊपरी के प्रांतीय गवर्नर था। विषयपति ये जिला अधिकारी था और भौगिक या भोगपति या राजकीय कर एकत्र करने वाला होता था। ठीक है, और देखिए महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं, तो ध्रुवसेन तृतीय के काल में ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा की थी, यानी ये इस समय शासन कर रहा था। महाकवि जो भट्टी है ये ध्रुवसेन चतुर्थ के दरबार में है जो कि रहता था। मौखरियों ने देखिए स्वयं को महाभारत कालीन अश्वपति का वंशज है जो कि बताया था। ठीक है, और अप्सर जो अभिलेख है इसके अनुसार ईशान वर्मा ने हूणों को है जो कि जीत लिया था। इसमें जो जानकारी मिलती है मंजूश्री मूल कल्प से ज्ञात होता है कि हर्षवर्धन ने शशांक की जो राजधानी थी पुंडू पर आक्रमण कर उसे पराजित कर दिया था। गौड़ शासक था ये। ठीक है, आगे बात करें तो हर्ष के समय में ही है जो कि शीलभद्र या नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। हर्षवर्धन के समय में एक ब्रह्मपुर नामक राज्य था जिसमें स्त्री का शासन था। ठीक है, यहाँ पर देखिए न्याय व्यवस्था की बात करें तो सम्राट को ही है जो कि सर्वोच्च न्यायाधीश है जो कि माना जाता था। इस समय फौजदारी और दीवानी दोनों प्रकार की अदालतें थीं और इसी समय ऑर्डियल प्रथा भी है जो कि प्रचलित थी। यहाँ पर देखिए पुलिस कर्मियों को चाट या भाट है जो कि कहा जाता था। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति इस समय काफ़ी ज़्यादा उन्नत थी। आय के साधन की बात करें देखिए आय जो है यहाँ पर टैक्स जो है 3 प्रकार से है जो कि लगता था।
भाग, हिरण्य और बलि। बलि जो था ये धार्मिक कर था और राज्य की आय का जो प्रमुख साधन ये भूमि कर था। ठीक है, यह उपज के छठे भाग के रूप में है जो कि लिया जाता था। ब्रह्मदेय की बात करें तो देखिए ये कर के प्रकार हैं और ये किसके लिए लगते थे। तो देखिए ब्रह्मदेय ये केवल ब्राह्मण को है जो कि क्या कहते हैं दिया जाता था, दान गृहीता। ठीक है, निवी धर्म क्या था तो इस शैक्षणिक संस्थान को दिया जाता था। अग्रहार जो है ब्राह्मणों के लिए था केवल। भोग ग्राम जो है ये कार्यरत अधिकारी के लिए होता था। ठीक है, अब आगे बात करें देखिए हिंदू धर्मों के संबंध धर्म की बात कर लेते हैं। हर्षवर्धन के समय में देखिए हिंदू धर्म अनेक संप्रदायों में विभाजित हो गया था और हर्षचरित और कादम्बरी में भागवत, कणाद, धर्मशास्त्री, पौराणिक, शब्दावली, इन सब नामों से है जो कि संप्रदायों की जानकारी है जो कि मिलती है। ठीक है, और क्या आपके लिए महत्वपूर्ण है, हम यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज़ें उन्होंने हम देखने वाले हैं। ठीक है, ज़्यादा चीज़ें हम नहीं देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं होंगी, बाकी जो महत्वपूर्ण उन्हें हम अच्छे से कवर कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हर्षवर्धन ने 635 से 632 एडी के आसपास में कश्मीर पर आक्रमण किया था और वहाँ पर रखे बुद्ध के दांतों पर इसने अधिकार है जो कि कर लिए थे। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, वैष्णव धर्म की बात करें देखिए वैष्णव धर्म जो है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण धर्म था और ये भगवान श्री कृष्ण से संबंधित था। हर्ष के समय में ही प्रयाग के संगम क्षेत्र में प्रत्येक 5वें वर्ष में एक समारोह है जो कि आयोजित किया जाता था, जिसे हम महामोक्ष परिषद है जो कि कहते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, बौद्ध धर्म की बात करें देखिए ये इस समय बौद्ध धर्म अवनति की स्थिति में चला गया था कि यहाँ पर डिक्लाइन हो रहा था बौद्ध धर्म। और महत्वपूर्ण शहर की बात करें तो देखिए कपिलवस्तु, कुशीनगर, वैशाली और पाटलिपुत्र ये जो स्थान थे यहाँ पर प्राचीन स्तूप और विहार जो होते थे टूटी फूटी अवस्था में इस समय पहुँच गए थे और बौद्ध धर्म 18 संप्रदायों में विभक्त हो गया था। आचार्य जो शीलभद्र थे ये नालंदा विश्वविद्यालय के इस समय कुलपति होते थे और ये अपनी उन्नति के चरम पर था इस समय। कपिसा जो है देखिए बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था इस समय। ठीक है, बौद्ध विहार जो विलासिता और नैतिक पतन का कारण है जो कि इस समय बन गए थे और उनकी इस विलासिता का उल्लेख कहाँ मिलता है तो मत्स्य विलास में जो कि मिलता है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। जैन धर्म की बात करें तो हुएन के अनुसार श्वेतांबर जो है श्वेतांबर जो शाक्य थे इनके दिन रात तपस्या में लीन रहते थे और इनके विचार जो है बौद्ध धर्म से मिलते जुलते थे। ये लोग सफ़ेद वस्त्र है जो कि पहनते थे और ये धर्म जो है सामान्यतः बंगाल, पंजाब और दक्षिण भारत के कुछ प्रांतों में फैला था। ठीक है, हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात जो है अर्जुन जो है कन्नौज पर अधिकार कर लेता है। ठीक है, हुनसांग ने लिखा था कि समस्त भूमि राजा की होती थी, ये इसका मानता था। हुनसांग का मानना था इस समय। भूमि विक्रय संबंधी नियमों के प्रथम रचयिता कौन थे तो बृहस्पति थे। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। वाणभट्ट जो है ऐसा पहला लेखक था जिसने सामंतों के कर्तव्य है जो कि निर्धारित कर दिए थे। ठीक है, अब देखिए साहित्य की बात कर लेते हैं तो देखिए इत्सिंग कहता है कि हर्ष के दरबार में अनेक कवि थे, इनकी अपनी रचना लिखने को कहा जाता था तथा जिनके संग्रह को हम क्या कहते थे जातक माला है जो कि कहा जाता था। हर्षवर्धन ने स्वयं 3 ग्रंथ हैं नागंध, रत्नावली और प्रियदर्शिका जो कि लिखी हैं और कुछ लोग मानते हैं कि ये हर्ष ने स्वयं नहीं लिखी हैं। उनके अनुसार धावक ने तीनों ग्रंथों की रचना हर्ष के नाम से जो कि की है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, धावक। ठीक है, आप कहीं कहीं ये कह देते हैं बाणभट्ट लेकिन यहाँ पर सही आपका धावक होगा। ठीक है, और हर्ष की 2 अन्य रचनाएं भी हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। सुप्रभात स्रोत और अष्टमहाश्री चैत्य संस्कृत स्रोत के रचयिता जो कि माने जाते हैं। ठीक है, हर्ष कालीन जो विद्वान की बात करें तो यहाँ पर देखिए हर्ष एक विद्वान ही नहीं अपितु विद्वानों का आश्रयदाता भी था, क्योंकि देखिए इसके समय बाण, मयूर, मातंग, दिवाकर, धर्मकीर्ति, भर्तृहरि ये महत्वपूर्ण राजा थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं बाणभट्ट जो थे इन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी नामक रचनाएं जो की हैं। और मयूर की बात करें यह भी एक प्रसिद्ध कवि थे और उसे कुष्ठ रोग हो गए थे इसे मयूर को। ठीक है, तब इसने सूर्य भगवान की स्तुति करके यहाँ पर सूर्य शतक है जो कि लिखी थी, जिसके कारण इसका कुष्ठ रोग जो है सही होता हो गया था, लेप्रोसी जिसे हम वर्तमान में कहते हैं। मातंग दिवाकर की बात करें तो यह एक चंडाल था परंतु इसने अपनी कवित्व शक्ति के कारण इसे प्रसिद्धि है जो कि प्राप्त हुई थी। धर्मकीर्ति की बात करें तो यह एक दार्शनिक था जिसने रत्नकूट सूत्र और सर्वदर्शन संग्रह लिखकर बौद्ध दर्शन की विशेष रूप से सेवा की है। भर्तृहरि की बात करें तो यह संस्कृत का विद्वान था और इसने भर्तृहरि शतक नामक ग्रंथ है जो कि रचना की है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अब आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है तो यहाँ पर देखिए पूर्व मध्य राजनीतिक एवं सांस्कृतिक अवस्था की बात करें तो इसमें देखिए आपको केवल ये ध्यान देना है जो इम्पोर्टेंट क्या कहते हैं आपके शासन हैं उनके हमें क्या कहते हैं उनके संस्थापक और उनकी जो क्रोनोलॉजी है नीचे जो शासक आते हैं उनके बारे में बस ध्यान देना है, बाकी महत्वपूर्ण नहीं है इसमें कुछ। ठीक है,
राजपूत देखिए, राजपुत्र शब्द जो है संस्कृत शब्द था राजपुत्र, उसका एक ये बिगड़ा हुआ शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है तो राजसी रक्त का वंशज। राजपूत शब्द जो है पुराण और बाण भट्ट की जो रचना है हर्षचरित में इसका उल्लेख है जो कि मिलता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। ग्वालियर एवं ऐहोल अभिलेख में साहित्य में नयन चंद्र सूर्य का हमीर महाकाव्य और पद्मगुप्त का नौशाह सांक चरित और हलायुध की पिंगल सूत्रवती और कुमाल पार चरित, इन सब चीज़ों में देखिए राजपूतों के बारे में जानकारी हो चुकी मिलती है। और सात एडी से लेकर 7वीं से 12वीं शताब्दी के आसपास यानी 700 से लेकर 1200 एडी के आसपास का जो समय है इसे ही राजपूत काल है जो कि हम कहते हैं। कल्हड़ की जो राज तरंगड़ी है इसमें 36 राजपूत कालों का है जो कि वर्णन मिलता है। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों में राजपूतों को अग्निकुंड से उत्पन्न है जो कि इसने बताया है। इनके अनुसार विष्णु के अवतार जो है परशुराम जो थे इन्होंने समस्त क्षत्रियों का नाश है जो कि कर दिया था, आपने इतिहास में पढ़ा ही होगा। किंतु ब्राह्मणों ने अपनी रक्षा के लिए 40 दिन तक आबू पर्वत पर बड़ा हवन किया। इस अग्निकुंड से 4 नायक हैं जो कि उत्पन्न होते हैं जिसमें चौहान, सोलंकी, परमार और प्रतिहार वंश की स्थापना है जो कि की जाती है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए प्रतिहार वंश की बात करें तो देखिए प्रतिहार वंश जो है इनसे जानकारी मिलती है कि प्रतिहार जो है गुर्जर जाति के थे और हूणों के बाद है जो कि ये भारत आए थे, ठीक है। और इसमें देखिए इन्हें श्री राम भगवान के जो अनुज भाई थे लक्ष्मण भगवान, तो लक्ष्मण जी का इन्हें वंशज है जो कि माना जाता है, जो श्री राम के लिए प्रतिहार यानी द्वारपाल का कार्य है जो कि करते थे। कन्नड़ कवि हैं पंप, इन्होंने महिपाल को गुर्जर राजा है जो कि कहा था, ठीक है। इनका देखिए जो संस्थापक था नागभट्ट प्रथम था, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इसको देखिए कि क्रोनोलॉजी बस ध्यान दें, नागभट्ट प्रथम, इसके बाद वत्सराज बनते हैं, फिर नागभट्ट द्वितीय, फिर रामभद्र, फिर मिहिर भोज प्रथम। मिहिर भोज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि देखिए ये जो है गौरवमय काफ़ी राजा था और उसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। बंगाल के शासक जो देवपाल ने उसे पराजित कर दिया था, किसे तो मिहिर भोज प्रथम को है जो कि पराजित कर दिया था। अरब यात्री जो सुलेमान है इसी के समय में आता है, ठीक है। और इनका मिहिर भोज का जो साम्राज्य है काठियावाड़, बंगाल, पंजाब और मध्य प्रदेश मालवा के आसपास है जो कि फैला है। सुलेमान ने भी इनके विषय में विवरण लिखा है और कहा है कि इस राजा के पास अपार सैनिक संपत्ति थी, यह जो है मुस्लिमों का घोर शत्रु था। मिहिर भोज ने पश्चिम में अरबों के प्रसार को रोका और उसने आदि वराह की उपाधि है जो कि धारण की थी, ठीक है। इसको देखिए कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा जो है इनकी रचना किसने की है तो राजशेखर ने की है और यह महेंद्रपाल के गुरु थे, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। महेंद्रपाल प्रथम, फिर महिपाल के उत्तराधिकारी बनते हैं और इनका अंतिम शासक होता है कौन, यशपाल, किसका, प्रतिहार वंश का, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। कन्नौज के गहरवाल वंश की बात करें तो गुर्जर प्रतिहार के बाद जो है चंद्रदेव ने गहरवाल वंश की स्थापना की, बस इतना आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए जयचंद के बारे में ध्यान देना। जयचंद जो है पृथ्वीराज चौहान जो थे उसका एक प्रकार से ससुर था, क्योंकि उसकी बेटी को पृथ्वीराज चौहान जो है उठा कर ले आते हैं और उनसे शादी कर लेते हैं, जिससे जयचंद काफ़ी ज़्यादा खुन्नस में रहता है और वो इसी के चक्कर में मोहम्मद गौरी से मिल जाता है और वो जिसके अर्थ से तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी जो है पृथ्वीराज चौहान को मार डालते हैं और उसमें हार होती है। इसके बाद 1194 में चंदावर का युद्ध होता है मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य में, जिसमें जयचंद भी है जो कि इसमें मर जाता है, ठीक है। इसे मार दिया जाता है 1193 में जो चंदावर का युद्ध होता है, ठीक है। बुंदेलखंड का चंदेल वंश की बात करें तो इसके बारे में दोस्तों हम आगे जो चीज़ें हैं ना उसे हम अगली वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो होगी तो आपको भी दिक्कत होती है, तो इसे हम बुंदेलखंड का जो चंदेल वंश है इसे अगली वीडियो में देख लेंगे। बाकी इतनी चीज़ें आप अच्छे से देख लीजिएगा और इनके जो है नोट्स वगैरह की बात करें, यदि आपको इनकी अच्छे से क्लासेस चाहिए ना तो आपको इसी चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी एंशिएंट हिस्ट्री की, तो उसमें मैंने अच्छे से चीज़ें कवर की हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं प्लेलिस्ट से, ठीक है। बाकी आपका कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।